के लिए पहले हमने पढ़े मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन से खाते प्रभावित होते हैं और उनका क्या प्रकार है। अब हम पढ़ने वाले हैं इन लेन देनों के लिए जो खाते प्रभावित होते हैं उन खातों का परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार क्या प्रकार है और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से डेबिट क्रेडिट करने के क्या रूल है, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन लेन देनों से जो खाते प्रभावित हो रहे हैं उनका डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है। देखिए, क्लासिफिकेशन चाहे मॉडर्न हो चाहे ट्रेडिशनल, खाता जो डेबिट होना है वो डेबिट ही होगा और क्रेडिट होना है वो क्रेडिट ही होगा। यानी दोनों ही दृष्टिकोण से अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दोनों ही दृष्टिकोण में डेबिट होगा, और कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो दोनों ही दृष्टिकोण में क्रेडिट ही होगा। लेकिन डेबिट तक पहुंचने की प्रक्रिया या क्रेडिट तक पहुंचने की प्रक्रिया भिन्न है, यानी देखने का नजरिया अलग है। देखिए क्या अंतर है, आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं पहले लेन देन की। स्वामी ने 5,000 रुपए लगा करके व्यापार प्रारंभ किया, तो कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे पहले लेन देन से? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट परंपरागत वर्गीकरण के हिसाब से याद कीजिए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 प्रकार के खाते होते हैं, उनमें से ही हमें छांटना है। तो कैश अकाउंट चूंकि संपत्ति होने के कारण रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट स्वामी का खाता होने की वजह से पर्सनल अकाउंट है ना, क्योंकि व्यक्तिगत खाता है स्वामी का, हमने देखा है। अब बात करते हैं कि रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट 2 प्रकार के खाते हैं इस लेन देन में। तो रियल अकाउंट का नियम क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल याद कीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं कम एंड गो, यानी कोई वस्तु आती है तो उसे डेबिट करेंगे और जाती है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो हमने इस रूल को यहां शॉर्ट में लिख दिया है कम एंड गो। अब बात करते हैं कि लेन देन का इस खाते पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, जब स्वामी व्यापार प्रारंभ करता है कैश लगाकर, तो कैश व्यापार में आती है। हमें इस दृष्टिकोण से सोचना है कम और गो के हिसाब से क्या हो रहा है, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है। तो कैश व्यापार में आती है, कम हो रही है गो, यही सोचना है। तो कैश आ रहा है व्यापार में, तो अब अपने को रूल लागू करना है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। तो चूंकि कैश व्यापार में आ रहा है इसलिए डेबिट किया जाएगा कैश अकाउंट को, ठीक है। दूसरा खाता कैपिटल अकाउंट, जो कि पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए, तो यहां इस लेन देन में जब स्वामी 50,000 रुपए लगा करके व्यापार प्रारंभ करता है, तो स्वामी व्यापार के लिए गिवर हुआ या रिसीवर? व्यापार के दृष्टिकोण से वो गिवर हुआ, क्योंकि व्यापार को दे रहा है। तो स्वामी गिवर होने की वजह से यहां उसका खाता क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट द गिवर का रूल है, तो ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। आइए अगला लेन देन समझते हैं। 5,000 रुपए नगद देकर के मशीन खरीदी, तो प्रभावित खाते तो वही होंगे जो हम पहले सीख चुके हैं, कैश अकाउंट और मशीन अकाउंट। क्या मशीनरी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कैश अकाउंट और मशीनरी अकाउंट 2 खाते प्रभावित होंगे। कैश अकाउंट चूंकि संपत्ति है इसलिए वो रियल अकाउंट है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, और मशीनरी अकाउंट भी संपत्ति होने की वजह से रियल अकाउंट है। तो खाते का निर्धारण हो गया। उसके बाद अगला स्टेप है उस खाते के विशेष प्रकार के लिए, यानी रियल अकाउंट के लिए रूल क्या है। तो रूल है अपना वही कम एंड गो, रियल अकाउंट का रूल कम और गो, हमने यहां लिख लिया कम गो। अब बात करते हैं कि 5,000 रुपए नगद देकर के मशीन खरीदेंगे, तो क्या आएगा और क्या जाएगा। कैश पैसा जाएगा, तो यहां हम लिखते हैं कैश जा रहा है। इसी कारण से, इसी रीजन से हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो वस्तु व्यापार से जाती है
उसे क्रेडिट करो, कम गो का रूल है। नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट, तो 5,000 रुपए नगद दे करके जब हम मशीन खरीदेंगे तो मशीन व्यापार में आ रही है, तो मशीन आ रही है यानी व्यापार में मशीन आ रही है ना, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट होगा। देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन में भी यही हुआ था, यानी पहले लेन देन में कैश डेबिट हुआ था और कैपिटल क्रेडिट हुआ था, दूसरी लेन देन में कैश क्रेडिट हुआ था और मशीनरी डेबिट हुई थी, और इसमें भी ऐसे हो रहा है, यानी डेबिट क्रेडिट में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल डेबिट होगा या क्रेडिट, यह जानने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। 2,000 रुपए कपिल से उधार लिए, अगला लेन देन। 2,000 रुपए कपिल से उधार लेने पर प्रभावित खाते कौन कौन से होंगे? कैश अकाउंट और लोन फ्रॉम कपिल। इन दोनों खाते के प्रकार, कैश चूंकि संपत्ति है और संपत्ति के खाते रियल अकाउंट होते हैं। कपिल से लोन लिया, कपिल व्यक्तिगत खाता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट, ये खाते का प्रकार है। रियल अकाउंट का रूल होता है कम गो, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है रिसीवर गिवर। तो देखिए रिसीवर और गिवर है ना, तो अब हम बात करते हैं कि कपिल से जब हम पैसा उधार लेते हैं तो कैश आ रहा है, व्यापार में कैश आता है, कैश पैसा उधार लेके तो कैश व्यापार में आएगा, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। और ये पैसा हमने किससे लिया? कपिल से, तो कपिल व्यक्तिगत खाता है, तो कपिल रिसीवर है या गिवर है? तो कपिल गिवर है, कपिल गिवर होने की वजह से इसके खाते को क्रेडिट किया जाएगा। लोन फ्रॉम कपिल या कपिल दोनों खाते सही है, लेकिन चूंकि यहाँ ऋण लिया जा रहा है इसलिए लोन फ्रॉम कपिल अकाउंट खोलना ज्यादा उपयुक्त होगा। अगला लेन देन है 3,000 रुपए का माल नकद खरीदा, इसमें दो खाते प्रभावित होंगे, कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट संपत्ति खाता होने की वजह से कौन सा खाता है? रियल। और परचेज अकाउंट किस प्रकार का खाता है? माल संबंधी खाता है, माल संबंधी खाता होने की वजह से यह भी रियल अकाउंट है ना। हमने पढ़ा रियल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, संपत्ति संबंधी और माल का संबंधी। देखिए कुछ बुक्स में आपको यह भी मिलेगा कि परचेज और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो वो एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन हमें यहां यही समझना है कि परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट माल संबंधी खाता होने की वजह से रियल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, जब हम नगद माल खरीदेंगे तो रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट खुलेंगे, कैश और परचेज। तो रियल अकाउंट का रूल होता है कम एंड गो, आना और जाना। तो देखिए माल खरीदते हैं तो कैश पैसा जाता है, तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट वार गोज आउट, तो इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। और माल रियल अकाउंट है तो माल आ रहा है व्यापार में, इसलिए डेबिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अगला लेन देन है हमारा, आधा माल 1,800 रुपए में नगद बेचा। जब हम माल नगद बेचते हैं तो दो खाते प्रभावित होते हैं, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट संपत्ति खाता है और सेल्स अकाउंट माल खाता है, दोनों ही खाते रियल अकाउंट होंगे, दोनों के रियल अकाउंट होने के कारण रूल वही है कम गो कम गो। माल खरीदते हैं तो चूंकि कैश पैसा बेचते हैं, तो चूंकि कैश पैसा देकर प्राप्त करके हम माल बेचते हैं, तो इस लेन देन में कैश आ रहा है और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट होगा। और माल खाता यानी सेल्स अकाउंट, तो चूंकि यहां माल जा रहा है, हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो व्यापार से माल जाता है, इसलिए सेल्स अकाउंट खुलेगा।
और क्रेडिट होगा जाने के कारण। नेक्स्ट, 500 रुपये मशीन पर मूल्यह्रास चार्ज किया। छठा लेन देन देखिए, 500 रुपये मूल्यह्रास चार्ज किया, दो खाते खुलेंगे, डेप्रिसिएशन और दूसरा खाता खुलेगा मशीनरी अकाउंट। जब हम 500 रुपए का मूल्यह्रास मशीन पर चार्ज करते हैं तो दो खाते खुलते हैं, डेप्रिसिएशन और मशीनरी। डेप्रिसिएशन एक प्रकार का लॉस है, हानि होने के कारण ये नॉमिनल अकाउंट होगा, और मशीनरी संपत्ति खाता होने के कारण रियल अकाउंट होगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां हम संक्षेप में रूल लिख रहे हैं, तो एक्सपेंसेस और इनकम यहां लिख देते हैं, और दूसरा रियल अकाउंट का रूल तो वही कम एंड गो। ठीक है, अब देखिए, चूंकि डेप्रिसिएशन लॉस है और लॉस और एक्सपेंसेस एक ही माना जाता है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो यहां हम लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन हानि है। कारण क्या है इसका? डेप्रिसिएशन हानि होने के कारण एक्सपेंसेस टाइप का अकाउंट है, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। और मूल्यह्रास होने की वजह से मशीनरी यानी संपत्ति आ रही है, जा रही है। आना जाने का मतलब ये हुआ कि कम हो रही है, बढ़ रही है। तो संपत्ति आती है यानी बढ़ती है, और जाती है यानी कम होती है। तो डेप्रिसिएशन की वजह से संपत्ति कम हो रही है, यानी हम मानेंगे जा रही है। तो मशीन जा रही है ऐसा माना जाएगा, यानी मशीन की वैल्यू का कुछ भाग व्यापार से कम हो रहा है, मशीन जाने का यह अर्थ है। तो यह गो होने की वजह से मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगला लेन देन 200 रुपए ब्याज प्राप्त किया। 200 रुपए ब्याज प्राप्त किया, दो खाते खुलेंगे, कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? संपत्ति खाता, यानी रियल अकाउंट परंपरागत वर्गीकरण के हिसाब से। और इंटरेस्ट अकाउंट चूंकि आय है, आय होने की वजह से ये नॉमिनल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट चूंकि रियल अकाउंट है, इसका रूल होता है कम एंड गो। तो ब्याज प्राप्त करते हैं तो कैश आता है, तो कैश आ रहा है, इसका कारण है, इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट चूंकि आय है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि आय के खातों को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां हम रूल लिखेंगे एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये इससे संबंधित रूल है, यानी एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो चूंकि ब्याज आय है, इसका कारण क्या है? ब्याज आय है, यहां प्राप्त ब्याज है ना, इसलिए ब्याज अगर चुकाना पड़े तो खर्चा भी हो सकता है, लेकिन इस उदाहरण में प्राप्त ब्याज आय है, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। अब देखते हैं हम 7 लेन देन ही हो गए, अगले लेन देन की बात करते हैं। 8वां लेन देन है किराया चुकाया। तो प्रभावित खाते हैं कैश और रेंट। कैश खाता संपत्ति का खाता होने के कारण रियल अकाउंट है, और रेंट अकाउंट व्यय का खाता होने के कारण नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल कम गो। और कैश किराया चुकाने की वजह से कैश पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैश जा रहा है, व्यापार से कैश जा रहा है, इसलिए रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग गो वाला रूल लागू हो रहा है। तो यहां हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। किराया चुकाने के कारण रेंट अकाउंट क्या है? व्यय। तो इसका रूल एक्सपेंसेस और इनकम होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो किराया चुका रहे हैं, किराया व्यापार के लिए व्यय है, एक्सपेंसेस है, तो यहां हम लिखेंगे किराया यानी रेंट व्यय है। इस वजह से
रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। 9वां लेन देन है 100 रुपए निजी उपयोग के लिए व्यापार से निकाले। तो देखिए 100 रुपए निजी उपयोग से व्यापार से निकालता है जब स्वामी, तो दो खाते प्रभावित होंगे, कैश अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट। कैश अकाउंट हमारे लिए संपत्ति होने के कारण रियल अकाउंट है और ड्रॉइंग अकाउंट स्वामी का खाता है। किसका खाता है? स्वामी का। कैपिटल अकाउंट और दोनों ड्रॉइंग अकाउंट ये दोनों स्वामी के खाते माने जाते हैं। तो स्वामी का खाता होने के कारण स्वामी एक व्यक्ति होता है, तो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो जब हम निजी उपयोग के लिए स्वामी व्यापार से माल निकालता है तो व्यापार में कैश कम होता है, यानी कैश जा रहा है। देखिए स्वामी के पास भले ही आ रहा है लेकिन व्यापार से कम हो रहा है, इसलिए कैश जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल वही अपना कम एंड गो, तो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक इसी प्रकार से ड्रॉइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है हमारा रिसीवर एंड गिवर, रिसीवर एंड गिवर। तो इस नियम के अनुसार जब निजी उपयोग के लिए स्वामी पैसा निकालता है तो स्वामी व्यापार के लिए गिवर नहीं होता है, रिसीवर होता है, क्योंकि इस लेन देन में व्यापार वापस स्वामी को दे रहा है ना। तो स्वामी प्राप्त करने वाला हुआ, इसलिए स्वामी रिसीवर है। इसका कारण यह है कि स्वामी क्या है इसमें? रिसीवर, यानी स्वामी वो पैसा वापस रिसीव कर रहा है जो उसने व्यापार में लगाया, उसमें से कुछ भाग, तो 100 रुपए निजी उपयोग के लिए निकाल रहा है ना। तो स्वामी रिसीवर है, इस वजह से रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। लास्ट ट्रांजैक्शन से 200 रुपए का माल व्यापार से चोरी हो गया। जब 200 रुपए का माल व्यापार से चोरी हो गया तो इस लेन देन में दो खाते प्रभावित होंगे। पहला खाता होता है परचेज अकाउंट और दूसरा खाता लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि व्यापार में माल का जब अन्य उपयोग होता है बेचने के अलावा, यानी फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, किसी भी प्रकार का लॉस है, तो हम कौन सा खाता खोलते हैं? परचेज अकाउंट। यानी परचेज अकाउंट ही प्रभावित होता है इन कारणों में माल के अंतर्गत। तो परचेज अकाउंट चूंकि माल का प्रकार है, इसलिए ये माल का प्रकार होने की वजह से रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल यहां लागू होगा कम एंड गो। तो जब माल चोरी से नष्ट हो जाता है, यानी माल की जब चोरी हो जाती है, तो माल व्यापार से जा रहा है, माल व्यापार से जा रहा है। इस वजह से माल खाते को, यानी परचेज अकाउंट को, माल खाता है परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट व्यय यानी हानि या व्यय का अकाउंट है, जो कि नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है हमारा एक्सपेंसेज एंड इनकम। तो एक्सपेंसेज और इनकम हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। तो चूंकि लॉस हमारा एक्सपेंसेज है, इसलिए हानि व्यय है, तो हानि और व्यय होने की वजह से लॉस को हम डेबिट करेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट। इस प्रकार से हमने देखा कि इन लेन देनों का डेबिट और क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से करें तो किस प्रकार से करेंगे। आप इस तरह के और भी उदाहरण प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी बुक से, और जब हम जर्नल पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ये प्रभावित खाते किस प्रकार से होते हैं। अभी जो मैंने इन लेन देनों में उदाहरण लिखे वो छोटे उदाहरण लिखे ताकि आपको प्रभावित खाते के नियम जाने बगैर ही प्रभावित खाते समझ में आ जाए। थैंक यू।